हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। वैसे हमने एक पॉइंट मास का तो देख लिया था, क्या होता है, -gm/r होता है किसी r डिस्टेंस पर। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ होलो स्फीयर। तो जैसे हमने जैसे वहाँ होलो स्फीयर का देखा था, होलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्पेस, इसका पोटेंशियल सेम होता है क्योंकि सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो सेम जैसा वहां था वैसे यहाँ देखेंगे हम लोग। तो अगर ये होलो है, इसकी रेडियस r है, तो इसका सरफेस और इनसाइड जो पोटेंशियल होगा -gm/r, क्योंकि वहां क्या था, kq/r था, लेकिन यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा हमेशा। ठीक है। और अगर आप आउटसाइड की बात करोगे तो हो जाएगा -gm/r, यानी ये r ग्रेटर देन कैपिटल R, और यहाँ r है लेस देन इक्वल टू r एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग तो ग्राफ होगा इसका, ये r इक्वल टू कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये v है, ये r इक्वल टू 0। ठीक है। सर उल्टा होगा ना? ना सॉरी, उल्टा होगा ना, माइनस है ना। तो ये तो माइनस ही मिलेगा, आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चलो हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऊपर भी ले सकते हैं, इसमें ऊपर नहीं ले सकते, इसमें नेगेटिव ही लेना है। इसका ग्राफ ही यही पूछा जाएगा। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ भी सरफेस और सरफेस के बाहर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सिर्फ इनसाइड की है। इनसाइड में जैसे हमने वहाँ नॉन कंडक्टिंग का देखा था, सेम वैसे यहाँ भी देखना है। वैसे भी सरफेस तक भी यही वैलिड होगा वैसे तो वहाँ क्या था, अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है मान लो ये, तो हमने देखा है कि अगर इसकी रेडियस r है, कैपिटल Q मान लो इस पे चार्ज है, तो यहाँ किसी r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल हुआ करता था इस स्मॉल r के लिए, तो v इक्वल टू था वहाँ kq/2r³ 3r² माइनस r²। सेम यहाँ भी होगा, लेकिन बस यहाँ -gm/2r³ 3r² माइनस r² होगा। यहाँ इसकी रेडियस कैपिटल R है और हम लोग किसी r डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इसका टोटल मास ये है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
तो ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ सर, हो गया। तो यहाँ अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे, जब r इक्वल टू 0, तो आप देखोगे कि VC मिलेगा -3gm/2r। अगर एट सरफेस बात करेंगे तो ये रहेगा माइनस, क्योंकि सरफेस r इक्वल टू कैपिटल R, तो gm/r। उसी तरह अगर हम लोग आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड जो है हो जाएगा -gm/r। ठीक है। लिख लिया। यस सर। तो इसका ग्राफ होगा, ये v है, तो आप देख रहे हो कि ये पैराबोला है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में हाइपरबोला है, तो -3gm/2r, ये -gm/r, ये r इक्वल टू कैपिटल R है, ये r इक्वल टू 0, ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है। Gravitational potential due to a ring along its axis. तो ये m मास की रिंग है जिसकी रेडियस r है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो आप देख रहे हो कि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। इस रिंग के हर पॉइंट इस पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -gm/√r² प्लस x²। सर 1 मिनट पीछे का दिखा सकते हैं? हाँ सर, हो गए। क्लियर?
यस सर। उसी तरह डिस्क की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू a disk along its axis। तो हमने वहाँ क्या देखा था, सेम वही चीज यहाँ देखना है। इसका मास m है, रेडियस r है, इसका सिग्मा डिफाइन करेंगे तो m बाई पाई आर स्क्वायर। तो किसी एक डिस्टेंस की अगर बात करें तो वहाँ क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई जी, और ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स। तो ये आंसर है माइनस के साथ, लेकिन ठीक है। तो ये रिलेशन वैसे तो हम वही पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम यहाँ भी है। क्या है, डी बी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, हमने वहाँ ये भी देखा था। लिख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। हाँ सर। बस तो यहाँ भी एप्लीकेबल है। हाँ सर, लिख लिया। अच्छा, हमने वहाँ सेल्फ एनर्जी देखी थी, तो यहाँ भी एनर्जी की बात करेंगे। पहले मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल, स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो अगर ये शेल है जिसका मास m है और इसकी जो रेडियस है r है, तो कितना था, तो हो जाएगा माइन हुआ था के क्यू स्क्वायर, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r। वहाँ था के क्यू स्क्वायर बाई 2r था। तो इस शेल की बात करें, यानी हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो कितना हो जाएगा, माइनस वहाँ था 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r, तो माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाई 5r।
बस यहाँ माइनस हो गए, ध्यान रखने। चाहे पोटेंशियल जी लिखो चाहे पोटेंशियल लिखो, सब में माइनस लेना है। ठीक है, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला केस, एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर मान लो ये अर्थ है जिसको हम लोग एक स्फीयर मानेंगे जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोगों को ऐसे समझना है। इसका टोटल मास है, इसकी रेडियस आर है, और एक मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसका मास है में। तो अभी हम देख चुके हैं कि स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस पर किधर होती है, नीचे की तरफ होती है, यानी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ जो फोर्स इस पर लग रहा होगा तो फोर्स होगा Gm/r² इंटू एम ना, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके वेट के, यानी mg। तो आप देख रहे हो कि g की वैल्यू क्या की है, Gm/r²। यहाँ Gm और r की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ का जो मास है वो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे मिलेगा, तो वहां से निकाल सकते हैं क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड अपने को पता है, तो बाकी सारी वैल्यूज पता होगी, तो हम बता सकते हैं कि अर्थ का टाइम ये क्या होगा, मास क्या होगा, वहां से बता सकते हैं हम लोग। ये ऐसे बता सकते हैं कि मतलब एम मिल जाएगा, दिया रहता है वैसे तो अर्थ का कितना मास है, ठीक है। जी की वैल्यू ये निकल कर आती है। तो Gm/r², जी क्या है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, आर अर्थ की रेडियस है जो कि कितना बताया जाता है 6400 किलोमीटर। और देखा जाए तो ये भी वेरिएबल होता है, लेकिन ऑन एवरेज रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर माना जाता है। लिख लिया। हाँ सर। दूसरा एट हाइट, या एल्टीट्यूड, इसकी जो रेडियस आर है, इसका मास कैपिटल एम है। यहाँ की बात करेंगे तो ये हाइट h है, तो यहाँ इसको जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से इसको वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, mgh, h हाइट पर, इसलिए तो f कितना लिखोगे, Gmm/r+h का होल स्क्वायर, यानी h हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना, Gm/r+h का होल स्क्वायर।
अगर मैं ऐसा कहूँ कि इफ h लेस देन कैपिटल R, तो जी एच इक्वल टू जाएगा जी एम बाई आर को बाहर लेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो जी एम बाई आर स्क्वायर क्या हो गया है जी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एच बाई आर टू पावर -2। तो सिंस एच काफी स्मॉल है ना, ये कंडीशन है हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी जी एच इक्वल टू हो गया जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये तभी है जब ये कंडीशन है। लिख लीजिए। सर अगर आर एच से बहुत बड़ा है तो नीचे वाले स्टेप में हम लोग मतलब निगलेक्ट कर सकते हैं ना, एच बाय आर को जीरो टेंडिंग टू जीरो रहेगा ना। किस चीज को? अगर आर एच से बहुत बड़ा है तो एच बाय आर टेंडिंग टू जीरो रहेगा ना डायरेक्टली। हाँ तो आर बहुत बड़ा है। आर कौन सा बड़ा? आर तो रेडियस है ना इसकी। हाँ तो हाँ वही तो तो आपने वो मतलब समझे ना, ये लिखा तो है ना, आर बहुत बड़ा है एच से, लिखा तो है। हाँ तो एच बाय आर टेंडिंग टू जीरो रहना चाहिए ना। हम लोग ने मतलब आगे सॉल्व करके फिर टू एच एच बाई बाय आर को आर टेंस टू जीरो रहेगा, तो काफी स्मॉल है ना वो, हाँ तो उसको क्योंकि निगलेक्ट वैसे कर भी सकते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो इन्फिनिटी पे होगा, है बात समझ में? हाँ बीच में कहीं जीरो नहीं हाँ होता है, ये बात पहले दिमाग में बैठा हाँ लो तो आप। इसको एच बाय आर को टेंडिंग टू जीरो है तो उसको निगलेक्ट करके डायरेक्ट जी एम बाय आर पर नहीं लिख सकते। हाँ मतलब अगर काफी स्मॉल है तब तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अगर मान लो एच काफी स्मॉल है तो हम लेते हैं ना जी को कांस्टेंट ही तो लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा होगा आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हाँ किया तो था हम लोगों क्योंकि ने। हम लोग ने यहाँ पे आगे सॉल्व किया ना इसलिए मैंने पूछा। हाँ लेकिन ये भी लिख सकते हैं, कह रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ ठीक है। तीसरा है हमारे पास में एट डेप्थ। अगर ये हमारे पास में अर्थ है, जो कि सॉलिड स्फीयर एक तरह से, तो हम लोग डी डेप्थ की बात करेंगे, मतलब यहाँ से डी डिस्टेंस पर सरफेस से। तो अगर इसकी रेडियस आर है, सीधी सी बात है कि ये कितना हो गया आर माइनस डी। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो उसको फोर्स किधर लगेगा? इधर। और हमें मालूम है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो यानी इस पर जो फोर्स लगेगा क्या लिखोगे आप? m इंटू ई इक्वल टू एफ, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे? एम जी डी। तो एम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है यहाँ? तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो आर बाई 3 4 पाई जी ना, और ये इक्वल टू क्या होगा? एम जी डी। एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, और हमें मालूम है कि रो कितना होगा यहाँ, अगर इसका मास कैपिटल एम है तो एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो 4 पाई जी बाई 3 और रो जाएगा 3m बाई 4 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4 बाई इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू जी डी मतलब जी इंटू डी नहीं, डी डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो 4 पाई से 4 पाई 3 से 3। अब यहाँ आर क्या है? आर माइनस डी है ना, तो जी एम बाई आर क्यूब, और ये हमारे पास में कैपिटल आर माइनस डी इक्वल टू जी डी। अब यहाँ देखो जी डी को क्या लिख सकते हैं?
जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस डी बाई आर, यानी कितना आ गया जी 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा, आपको याद है इस बार जो मेंस में क्वेश्चन आया था कि एक रॉड दिया था और उसके परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर पर एक पॉइंट मास रखा था किसी आर डिस्टेंस पर, तो उस पर फोर्स पूछ रहा था वो, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने एक रॉड वाला केस लिया था, चार्ज रॉड है या चार्ज वायर है, L1 L2 जिसकी लेंथ लिया था, वहां से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर दो फॉर्मूले देखे थे, EX और EY, उसको हाँ डायरेक्ट सर, यूज कर लेना था। तो बताता हूँ, चलो उसमें भी आता हूँ वो मैं। कॉस अल्फा वाला ना, कॉस अल्फा हाँ प्लस हाँ कॉस। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पता, तो EY क्या हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ EX मिलेगा, उसी की वजह से फोर्स होगा, तो उसको डायरेक्ट यूज करना था। लिख लिया? हाँ सर। अब यहाँ देखो कि डी की वैल्यू अगर R होगी, तो इफ D इक्वल टू अगर R होगा, तो G सेंटर क्या हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि डेप्थ पर तो ये हमारे पास में G1 माइनस डी बाई आर। फोर्थ है ड्यू टू रोटेशन, तो मान लो ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक तो ये फोर्स लग रहा है, जो कि mg है, और इसी पे बैठ के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, क्यों, क्योंकि ये इस आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये तो m इंटू जी लग ही रहा होगा, जहाँ g की वैल्यू अपने को पता ही है, जी एम बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये अर्थ है तो इसकी रेडियस r है, मास इसका m है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो मैंने m लिया हुआ है, स्मॉल m। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर होगा। तो ये इसका मान लो ये इक्वेटर है, तो ये एंगल यहाँ से मैंने लेमड़ा ले लिया। तो ये एंगल हम बता सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है यहाँ, ये लेमड़ा है ना, तो फिर ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को मिल जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा अपने को, mg डैश मिलेगा, है ना, तो mg डैश निकाल लेंगे यहाँ से, mg डैश का होल स्क्वायर, mg का होल स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2mg m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस 180 माइनस लेमडा, ये हमारे पास में आ जाएगी।
ठीक है, तो यही है कुल मिला के कहानी तो इतनी है। अब इसमें अगर आप चाहो तो इसको भी ऐसे रिजॉल्व कर लो। देखो ये लिख लो, पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये लिख लिए? हाँ सर। अब ये देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको रिजोल्व करो। देखो अगर इसको रिजोल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये एंगल अगर लैम्बडा है तो ये एंगल भी तो लैम्बडा ही है। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्बडा, और एक इसका टेंजेंशियल होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्बडा। अच्छा यहाँ आर क्या होगा, तो आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, यहाँ कॉस लैम्बडा है, तो आर हमारे पास आ गया कैपिटल आर कॉस लैम्बडा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ अगर नॉर्मल की बात करें, यहाँ नॉर्मल कितना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, है ना, इक्वल टू क्या होगा एम जी, यानी यहाँ नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, है ना। अगर यहाँ रुका हुआ है तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, क्या होगा, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, यहाँ तो रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि आर क्या है यहाँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा, यानी एन की वैल्यू ये होगी। अब एन की वैल्यू अगर ये है तो आप इक्वेटर पर अगर आप जाते हो तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको वहाँ, क्योंकि लैम्बडा डिक्रीज करता जाएगा तो कॉस लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो एन की वैल्यू इक्वेटर पर क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। लेकिन जब आप पोल पर जाओगे तो लैम्बडा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो लैम्बडा पोल पे क्या हो जाएगा, कॉस लैम्बडा 90 डिग्री होगा, वो 0 हो जाएगा, यानी नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो मिनिमम नॉर्मल कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पर, मैक्सिमम नॉर्मल कहाँ मिलेगा, पोल पर, पोल्स पर। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों पर लिख लीजिए इसको भी। लिख लिया? हाँ सर।
एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू 0, तो cos लैम्डा इक्वल टू 1, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, यानी इसको आप mg इफेक्टिव भी ले सकते हो, तो यानी इस जगह पर g इफेक्टिव मिलेगा अपने को g माइनस ओमेगा स्क्वायर r एट पोल्स, यानी लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां अपने को नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी mg। यहाँ देखो कि इसी इक्वेशन में अगर मैं कहूँ कि इफ n इक्वल टू 0, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अगर g के इक्वल हो जाए तो नॉर्मल 0 होगा, तो g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, उस केस में ओमेगा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट g बाई r। हाँ सर लिखिए। माइक बंद है सर। जो केपलर्स लॉज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए, यानी दीज आर ओनली फॉर सोलर सिस्टम। सबसे पहले यहाँ लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट है ये सब के सब इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन क्या है, वन ऑफ फोकाई पर है, यानी ऑल प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical path and sun is at one of foci। क्योंकि अब आपने पढ़ लिया कॉनिक सेक्शन, जिसमें इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एलिप्स के बारे में, तो दो फोकस होते हैं, तो ये इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं मैं, एक्सिस है, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है और ये सेमी माइनर एक्सिस है, और सन यहाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लैनेट जो है इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे, तो और ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक प्लैनेट का एक ही सबका मतलब एक ही ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होगा, लेकिन सब इलेक्ट्रिकल पाथ में है। ठीक, ये जो डिस्टेंस होती है ये r मिनिमम है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये r मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेरिजी। मतलब सॉरी, आर मिनिमम को बोलते हैं पेरिजी, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पेरीहीलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ये पेरिजी मतलब ये डिस्टेंस को बोल रहा हूँ मैं यहाँ, और इसको बोलते हैं पेरीहीलियन पॉइंट।
उसी तरह आर्मेक्स को बोलते हैं अपोजी। इसको बोलते हैं अपहीलियन पॉइंट। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस ये मालूम होना चाहिए आपको, ये a इंटू ये होती है, ए एसेंट्रिसिटी है, यानी a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना। तो यानी r मिनिमम जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा a माइनस ए ई, और r मैक्सिमम क्या हो जाएगा a प्लस ए ई, और ये एसेंट्रिसिटी पता ही होगा ये तो सबको। ठीक है, लिख हाँ लो। सर। तो यहाँ ए ई ये डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ सर हो गया। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। ये लॉ क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर of a planet sweeps of a planet with respect to sun the position vector of a planet with respect to sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। मतलब क्या हुआ, the rate of change of area, the rate of change of area with respect to time is constant, is constant। और दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम बोलते हैं डीए वेक्टर बाई डी टी को हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। ये लिख लो फिर आगे का बताता हूँ। और ये कांस्टेंट है।
लिख लिया? हाँ सर। तो मतलब क्या, देखो समझते हैं। ये प्लैनेट का ऑप्टिकल पाथ है, सॉरी इलिप्टिकल पाथ है। यहाँ सन है, मान लो किसी इंस्टेंट पर प्लैनेट यहाँ है, तो ये आर वेक्टर है, और उसके बाद मान लो ये यहाँ है, इसका पोजीशन वेक्टर जो कि आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो ये dt टाइम में गया होगा, क्योंकि है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? तो होता है A हाफ क्रॉस B। मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, ये एरिया होगा। यहाँ एरिया क्या है, यहाँ एरिया है dA वेक्टर, कितना हो जाएगा ये, तो r हाफ r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस dr वेक्टर होगा। तो r क्रॉस r तो 0 हो जाएगा वैसे, तो हाफ r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर, तो ये तो 0 ही हो गया। ये लिख लो पहले। हाँ सर हो गया। तो और dA वेक्टर इक्वल टू हो गया हाफ r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर, dA वेक्टर बाई dt, तो यह हाफ r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बाई dt। dr वेक्टर बाई dt क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर ही तो है। The rate of change of position vector with respect to time is called velocity, यानी इसकी जो वेलोसिटी है ना इधर कहीं, तो वो वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रही है, वही तो है। ऊपर नीचे अगर मान लो मैं यहाँ m से मल्टीप्लाई करूं, तो आप देख रहे हो कि r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर डिवाइड बाई 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। ये r क्रॉस mv वेक्टर क्या है, ये l वेक्टर ही तो है। हाँ, ध्यान से समझेगा। हमारे पास में ये इलिप्स है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सन यहाँ है। अगर किसी इंस्टेंट पर प्लैनेट यहाँ है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी तो मालूम है, इसको फोर्स सीधा लग रहा होगा। किसी इंस्टेंट पर प्लैनेट यहाँ है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसको फोर्स इधर लग रहा होगा। आप ये देखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन सन से पास हो रही है, इसका मतलब इसका टॉर्क क्या हो गया, 0। तो r क्रॉस f वेक्टर इक्वल टू टाउ वेक्टर है, और ये इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 तो हमें dl वेक्टर बाई dt इक्वल टू टाउ होता है, याद आ रहा है? हाँ सर। अब हाँ। टाउ 0 dl वेक्टर बाई dt 0, इसका मतलब l वेक्टर कांस्टेंट हो गया। हाँ। यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई।
तो डी ए वेक्टर बाई डी टी हाँ। कॉन्स्टेंट हो गया ना। क्लियर है क्या हुआ इब्राहिम? हाँ सर। क्लियर है सॉरी पॉइंट सर, सबको? बाय मिस। हम्म। हाँ, आपने सन के अबाउट मतलब टॉर्क निकाला ना? हाँ सन के अबाउट ही देखिए, क्योंकि सन तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, कोई भी प्लानिट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, उसी के हाँ रेस्पेक्ट में, हाँ क्योंकि फोर्स तो उसी का आ रहा है उस पर। हाँ हाँ हम्म। हाँ सर, समझा। तो लिख लो। सर एक मिनट, वो ताओ एल वेक्टर कांस्टेंट कैसे आ रहा है, बोला पार्ट फिर से समझे। देख भाई, आर क्रॉस एफ, एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क होता है ना। जी सर। ये जो एफ है और ये यहाँ आर वेक्टर इधर ही है और एफ वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस एफ 0 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ और टाउ वेक्टर इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डी टी होता है। तो डीएल वेक्टर बाई डी टी 0 होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एल कांस्टेंट होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन 0 हुआ उसका टाइम के रेस्पेक्ट में। हाँ सर। तो एक बात और पता चल गई कि एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ कंजर्व रहता है। एक इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। तो एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, दूसरा आप यहाँ देखो जो फोर्स आ रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है इसके ऊपर हमेशा। तो इसका मतलब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो एक तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स वर्क कर रहा है। हाँ सर, लिख लिया। सर एक मिनट। लिख लिया? तुम्हारे पास में आ गया डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू एल वेक्टर बाई 2m, और ये इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, डी ए बाई डी टी, क्योंकि कांस्टेंट ही है ये, यानी इसको के ले लेते हैं। तो आप यहाँ देखो डी ए इक्वल टू के डी टी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? यानी 0 से t और 0 टू a, तो a इक्वल टू क्या हो गया? के टी हो गया। तो अब यहाँ देखो कि a1 इक्वल टू क्या होगा? के टी वन। तो a2 इक्वल टू क्या होगा? के टी टू। तो इफ a1 इक्वल टू अगर a2 है तो t1 इक्वल टू t2 आ गया ना। ये तो प्रूव करना था। मतलब हाँ ये सर। हुआ कि अगर कोई प्लानेट यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, उसने A1 एरिया बनाया, टाइम T1 लगा, और कोई मान लो वही प्लानेट यहाँ से यहाँ गया मान लो, तो ये A2 है और ये T2 है। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है।
लिख लिया? हाँ सर। भाई सबने लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड है हमारे पास में लॉ ऑफ पीरियड्स। तो क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional square of time period is directly proportional to the cube of the semi major axis, यानी t square is directly proportional to a cube। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो t स्क्वायर इक्वल टू gm बाई 4 पाई स्क्वायर बाई gm a क्यूब। देखो कैसे आया, इसको प्रूव करता हूँ। तुम्हें मालूम है कि dA वेक्टर बाई dt इक्वल टू L वेक्टर बाई 2m है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, A वेक्टर डिवाइड मतलब A वेक्टर हटाई देते हैं, A डिवाइड बाई T इक्वल टू L बाई 2m भी तो लिख सकते हो ना आप। तो आप कहेंगे सर कैसे लिखा आपने, रुको यहाँ से लिखा मैं भाई, इसको आप लिख सकते हो dA इक्वल टू L बाई 2m dt। तो ये पूरा एरिया अगर हम लें और ये पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T लें तो A इक्वल टू क्या हो गया, L बाई 2m इंटू T हो गया ना, ऐसा ले सकते हैं। यहाँ A क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स, जो कि क्या होता है पाई A इंटू बी होता है ना। हाँ चलो करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है इसको, ये कैसे हो गया। हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ सर। तो मान लो अगर ये आसन है जिसका मास कैपिटल एम है ना, और यहाँ ये मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 होगी और ये डिस्टेंस क्या है यहाँ r मिनिमम है, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ r मैक्सिमम है। तो यहाँ जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी, है ना। तो आप देख रहे हो इसका मास तो m ही, तो एंगुलर मोमेंटम में कंजर्व रहना चाहिए, तो 90 डिग्री एंगल है। तो क्या हो जाएगा ये m v1 r मिनिमम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v2 r मैक्स, और ये इक्वल टू क्या है यहाँ l है, ठीक। और एक तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व करवाएंगे तो यहाँ हाफ m v1 का होल स्क्वायर माइनस g mm बाई
हमें मालूम है आर मिनिमम कितना है, ए माइनस ए ई इक्वल टू हाफ एम वी टू का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई ए प्लस ए ई। तो यहाँ से V1 या V2 एक की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि आर मिनिमम आर मैक्स तो पता ही है। आर मिनिमम कितना है, ए माइनस ए ई, और हमें ई की वैल्यू पता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये लिखवाया था ना, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है वो, और आर मैक्स इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए ई। तो यहाँ से किसी एक का V1 निकाल लेते हैं, तो V2 के यहाँ रख देंगे दूसरी वाली इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, लिख लो इसको पहले। तो एक तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, एक एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पार्टिकल जो प्लानेट है वो सर्कल में नहीं घूम रहा है, इसलिए आप वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट इलिप्स के केस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लेकिन ये दो इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। हाँ सर हो गया। इनको सॉल्व करते हैं। तो m से तो फ्रॉम 1 तुम्हारे पास हो जाएगा V1 a माइनस ए ई इक्वल टू V2 a प्लस ए ई। यहाँ से V2 निकालेंगे तो V1 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e, पुटिंग इन 2, इसको 2 में पुट कर देंगे। तो हाफ एम V1 का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई ए माइनस ए ई इक्वल टू हाफ एम V1 का होल स्क्वायर 1 माइनस e का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस e का होल स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई ए प्लस ए ई। तो हाफ एम V1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का होल स्क्वायर 1 माइनस e बाई 1 प्लस e का होल स्क्वायर उसको इधर ले आएंगे, तो वहां से जी एम एम बाई ए को बाहर लेंगे, 1 बाई 1 माइनस e माइनस 1 बाई 1 प्लस e। तो यहाँ से आप हाफ एम V1 का होल स्क्वायर बाहर ले लो, तो मिलेगा 1 प्लस e का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा जी एम एम बाई ए, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस e 1 प्लस e, और ये 1 प्लस e माइनस 1 प्लस e, ये आ जाएगा, लिख लो इसको।
लिख लिया ऊपर का? तो अब देखो यहाँ से ऊपर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा ऊपर हाफ एम v1 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2e यानी 4e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो gmm 2e डिवाइडेड बाई यहाँ मिलेगा 1 माइनस e और 1 प्लस e। तो आप यहाँ देखो कि 1 प्लस e और e से ये e और ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, 2e, ये 2 से यहाँ से, तो m से mb, यानी आप देख रहे हो कि v1 इक्वल टू आपको मिला है gm1 प्लस e डिवाइड बाई 1 माइनस e का स्क्वायर रूट। तो आप देखोगे v2 आपको यहाँ मिल जाएगा gm1 माइनस e डिवाइड बाई 1 प्लस e का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इक्वेशन 1 में रख के देख लो तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो अपने को v1 मिल गया, तो इक्वेशन 1 में हम लोग l की वैल्यू निकालेंगे, तो l अपने को पता चल गया है ना। तो सिंस l इक्वल टू क्या है, mv1 r मिनिमम, तो m रूट gm1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e, और r मिनिमम मतलब a इंटू 1 माइनस e। ठीक है, अब ये हमारे पास में l है, सर V1 V2 में A भी आएगा। चाहे तो बोल ही जाना। ये भी तो था यहाँ, तो ये भी आ जाएगा यहाँ, ये हमारे पास में है। ठीक है, और हमें मालूम है कि a इक्वल टू क्या था, l बाई, सिंस a इक्वल टू l बाई 2m इंटू t था। a कितना यहाँ, पाई ए बी, l अपने को मिल ही गया, तो l बाई m यानी आ गया 1 बाई 2 रूट gm 1 प्लस e a 1 माइनस e, ये a इंटू 1 माइनस e इंटू t, इसका स्क्वायर कर लेंगे। एक इक्वेशन ये हमारे पास में e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको भी यूज करेंगे। ये ऊपर का लिख लिया। हाँ सर, हो गया। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जाएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4 gm1 प्लस e डिवाइडेड बाई a1 माइनस e ए स्क्वायर 1 माइनस e का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। एक a से a कैंसिल आउट हो गया है ना, यहाँ 1 माइनस e से एक 1 माइनस e कैंसिल आउट हो गया, तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू gm, यह मिलेगा 1 माइनस e स्क्वायर बाई 4 इंटू a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखो अब आप बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 माइनस e स्क्वायर है ना, और ये a से एक a भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया gm बाई 4, और इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे।
तो आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास आ गया 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब बाई जी एम इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बाई जी एम ए क्यूब। हाँ सर हो गया। लिख लिया है ना? हाँ सर। तो ये हमारे पास में आ गया है, ये वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड, और इसको हम लोग क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं। तो मान लो कोई सैटेलाइट है और वो किसी प्लैनेट के चारों ओर मान लो रिवॉल्व कर रहा है, और प्लैनेट का मास मान लेते हैं कि कैपिटल एम है, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस वो आर है, और ये मान लो सैटेलाइट है, ये v स्पीड से जा रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑर्बिटल स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो इसका मास अगर है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये क्या है? वी नॉट है, तो वी नॉट कितना मिलेगा? तो जी एम बाई आर, ये ऑर्बिटल स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड आ गई। इसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, तो हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी है। तो हमारे पास आ गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये लिख लो पहले। क्योंकि हमें मालूम है कि वी नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ये इनमें रिलेशन होता है।
लिख लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। तो ऊपर का तो लिख ही लिया होगा ये तो। हाँ सर। तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में gm बाई क्या हो जाएगा ये आर क्यूब। अब आप देखो इसको क्या लिखोगे आप, 2 पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो तो टाइम पीरियड कितना आ गया इसका, देखो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम आर क्यूब, जो कि अभी हमने फाइंड किया था। इलिप्स के केस में वहाँ आर की जगह क्या था, सेमी मेजर एक्सिस था, यहाँ रेडियस है। तो इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है सर्कल, जिसमें इसके दोनों फोकस क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है इसको। तो इसका टाइम पीरियड है। हाँ सर हो गया। जैसे मान लो जो हमारे पास में तो अगर मान लो मैं यहाँ इसको लॉग लेता हूँ, तो एल एन टी 2 एल एन टी इक्वल टू एल एन 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, ये हो जाएगा +3 एल एन आर, यानी एल एन टी इक्वल टू हो गया 3/2 एल एन आर प्लस ये क्या है, तो कांस्टेंट है। तो अगर मान लो कई सारे प्लानेट इस प्लानेट कई सारे सैटेलाइट इस प्लानेट के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनके अलग अलग ऑर्बिट अगर है, तो उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग एल एन टी और एल एन आर में, तो आप देखोगे ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है कि नहीं। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जब ये 0 है तो ये कितना आ रहा है यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एल एन 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, और यहाँ जो tan थीटा इसका है वो है 3/2। तो ये भी बना लो। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट जो होता है वो कितना अर्थ का सरफेस एरिया कवर करता है ना, तो उसका एरिया कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी ना मेंस में क्वेश्चन आया ना एडवांस में आया है। हाँ सर लिख लिया। तो नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट।
यानी मान लो ये हमारे पास में प्लानेट है और इसके चारों, यानी हम टॉप से देख रहे हैं एक तरह से, तो इसके चारों ओर ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो वैसे तो ये जो सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से देखा जाए तो जियोस्पेशियल सैटेलाइट भी हो सकता है, तो मेनली तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ सैटेलाइट है मान लो, इसका मास कैपिटल एम है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। यहाँ ये सैटेलाइट है, ये v0 स्पीड से घूम रहा है ना। तो आप देखो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो एक तरह से यहाँ देखा जाए तो आप देखोगे कि एक कैप अपने को यहाँ नजर आएगा एक तरह से। ये लॉजिक समझ मारा मेरा, ये कैप नजर आएगा। इस कैप का ही एरिया अपने को चाहिए। तो ये जो एंगल है मैंने मान लिया कि एंगल थीटा है, तो सीधी सी बात है कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। है ना, समझ में आया ये कैप का एरिया क्या होगा। तो वैसे तो इस कैप का एरिया होता है, ये जो एरिया, इसका एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया होता है दरअसल, अगर आपको तो मैं निकाल भी सकता हूँ, 2πr² 1 - cos थीटा, ये एरिया होगा इसका। ठीक है, क्या एरिया होगा, 2πr² × 1 - cos थीटा। हाँ सर। क्योंकि एक्चुअली है ना, ये याद रखो इसको। अब यहाँ देखो आप, ये रेडियस आर है, यहाँ cos थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल होगा ना यहाँ, ये वाला एंगल है 90 डिग्री एंगल है, तो cos थीटा हमारे पास में हो जाएगा r/r+h, यानी ये ब्रॉडकास्टिंग रीजन होगा इसका, यानी इतना एरिया कवर करेगा। 1 - r/r+h या a = 2πr² h/r+h, इतना ब्रॉडकास्टिंग रीजन है, इतना एरिया कवर करता है। ठीक है, लिख लो इसको। सर वो एरिया आपने कैसे बताया? वो तो मुझे याद है इसलिए बताया, मैंने पूछा ना जब बताऊं कि कैसे है वो। हाँ सर। हाँ सर। बता दो। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। देखो ये कैसे है, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है,
हमें यहाँ तक का पूरा एरिया चाहिए, है ना, क्योंकि एंगल हम लोग कह रहे हैं कि थीटा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अल्फा एंगल पे जाके एक dr थिकनेस की एक रिंग बनाएंगे यहाँ। ये रिंग इस तरह से होगी एक्चुअली। तो आप देख रहे हो कि ये अल्फा है और ये डी अल्फा है। ये क्या लिया मैंने, डी अल्फा लिया। तो इस रिंग का एरिया में निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये डी अल्फा अगर मैंने लिया तो इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, यहाँ आर डी अल्फा होगी ना, है ना, और इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, यहाँ आर साइन अल्फा। इस पूरी रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर साइन अल्फा इनटू आर डी अल्फा होगा कि नहीं होगा। और इस अल्फा को आप 0 से थीटा इंडिकेट कर लो, तो आपको इस पूरे का ये जो जो कैप बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर और इसका क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा 0 से थीटा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ना। नहीं समझे? समझा सर। तो यानी ये जो विड्थ है ना, ये आर डी अल्फा है, और इस पूरी ये पूरी जो लेंथ है ये 2 पाई आर साइन अल्फा है। तो पूरा रिंग का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर साइन अल्फा आर डी अल्फा। कैसे कर लेंगे? अभी मुझे एक क्लास और लगेगी, मैं सोच रहा हूँ कल अगर मिला टाइम तो कल ही करवा दूंगा मैं एक क्लास लेकर। अभी इसमें मुझे जियो स्टेशन सैटेलाइट पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। फिर बाइनरी स्टार सिस्टम इसमें, बाइनरी स्टार सिस्टम के बाद में बाइनरी स्टार सिस्टम, एस्केप वेलोसिटी। हाँ एस्केप वेलोसिटी, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस पे क्या होगा। तो इतना कुछ बचा, फिर क्वेश्चंस हैं और क्या। हाँ सर हो गया। सर एक लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है जियो स्टेशन सैटेलाइट।
तो देखो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका टाइम पीरियड अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, यानी जो 24 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का भी 24 आवर्स ही टाइम पीरियड है। यानी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या है, यहाँ सेम है। इसलिए हम जब अर्थ से उसको देखते हैं सैटेलाइट को, तो अपने को रेस्ट पर नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि वो जहाँ हम खड़े हमारे साथ साथ वो भी रोटेट कर रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। यानी पहला पॉइंट इसमें है टाइम पीरियड of satellite is time period of satellite and time period of Earth about its own axis are same। दूसरा, ये तभी रेस्ट पे रह सकता है जब अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करना चाहिए। तो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट must be in equatorial plane of Earth and this orbit is called parking orbit। क्योंकि पार्किंग ऑर्बिट इसलिए क्योंकि अपने को रेस्ट पर नजर आता है सैटेलाइट, ठीक है, इसलिए इसको पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। इसको तो हमें यहाँ फाइंड करेंगे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, यानी अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर हम इस सैटेलाइट को जाके मतलब वेलोसिटी दें ताकि इस अर्थ के चारों रिवॉल्व करना शुरू कर दे, लेकिन अर्थ के साथ साथ यानी इसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड दोनों क्या हो, सेम हो। तो वो हाइट भी बता सकते हैं, वो हाइट कितना होगा। सर हाँ बोलिए। सर इक्वेटोरियल प्लेन पे क्यों होना चाहिए, वो उसका रीजन बताइए ना। पहले लिख लिया आपने? हाँ बाकी लोगों ने भी लिख लिया? हाँ सर। क्यों होना चाहिए देख लीजिए। ये अर्थ है, अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इसका इक्वेटोरियल प्लेन ये है ना। तो आप ये देखो, अगर मान लो सैटेलाइट में कहता है कि यहाँ घूम रही होती, तो आप देखिए इसको फोर्स हमेशा इधर लग रहा होता है। ये पॉसिबल है कि इस ऑर्बिट में रह पाती है? कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। तो जब ये इक्वेटोरियल प्लेन में होगी तो जब सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में होगा तो आप देखो कि इस पर जो फोर्स होगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा। और इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या है, जिसमें ये जो एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और उस एक्सिस में जो सर्कल बन रहा है, जो ग्रेटेस्ट सर्कल है, उसका सेंटर भी अर्थ का सेंटर होना चाहिए। तो हमेशा आप देखोगे कि इस पर जो फोर्स लगेगा सैटेलाइट पर, अगर ये सैटेलाइट यहाँ भी होगा तो इसको फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही होगा हमेशा, और हमेशा ये इसी प्लेन में रहेगा। हरी बात समझ, जिस प्लेन में फोर्स है उसी प्लेन में ये सैटेलाइट बना रहेगा, इसलिए स्टेशनरी रह सकता है। ठीक है, समझा। हाँ
तो अब यहाँ क्या है कि मान लो जैसे कि इसकी ये रेडियस है, तो ऐसा करते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, बना लीजिएगा। तो मैं इसका टॉप व्यू अगर देखूं तो सैटेलाइट ऐसे है, क्योंकि अर्थ जो है वो ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, और सैटेलाइट यहाँ है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये h है और ये r है, इसका मास m है, और इसकी जो स्पीड है वो v है, या इसका भी ये क्या होगा, ओमेगा से घूम रहा होगा सैटेलाइट भी। तो ये भी इसके साथ साथ ओमेगा से घूम रहा होगा। तो यानी इसको, ये इसका जो अर्थ है, अर्थ का टोटल मास अपने को पता ही है, तो इसको फोर्स कितना लगेगा टुवर्ड द सेंटर, Gmm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर r प्लस h लिख सकते हैं। यानी m से तो m कैंसिल आउट हो गया, तो Gm बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है, r प्लस h क्यूब। ये लिख लो पहले। हाँ सर हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा Gm बाई 2 पाई/t का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/3 माइनस r इक्वल टू h। यहाँ Gm कितना है, 24 आवर्स है। इन सब की वैल्यूज रखेंगे तो h लगभग आता है 36,000 किलोमीटर, यानी यहाँ जाके इसको छोड़ना पड़ता है, लगभग 36,000 हाइट है इसकी हर सरफेस। चलो आज इतना ही करेंगे। सर कुछ पूछना था। पूछो। सर वो लास्ट ईयर हम लोग को ऐसा पढ़ाया था कि मिनिमम ना 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए रहता है अर्थ को पूरा कवर करने के लिए, तो वो कैसे नंबर फाइंड आउट किया वो समझा नहीं। 3 चाहिए पूरे अर्थ को हाँ। कवर करने के लिए? हाँ 3 तो नहीं चाहिए, 3 तो नहीं, ज्यादा चाहिए बल्कि। हम लोग को तो सर ने यही बोला था कि 3 चाहिए था मिनिमम। नहीं 3 तो चाहिए, फिर इस पार्ट का क्या करोगे? मान लो जैसे ही ये अर्थ है, तो आपने सैटेलाइट यूज किया, तो मान लो यहाँ तक ही चला गया है ना, फिर इस हाँ। वाले को भी चलो आपने यूज किया तो यहाँ तक चला गया, फिर इस वाले का भी यूज किया तो आपने मान लो यहाँ तक का चला गया, तो एक सैटेलाइट ये किया है, एक है। लेकिन फिर ये जो पार्ट बचेगा उसका क्या करोगे? और एक वही नीचे की समझा तरफ पार्ट नहीं। बचेगा, उसका क्या करोगे? तो पूरा अर्थ कहाँ कवर होगा? हाँ
पता नहीं सर, हम लोग को तो यही बताया था लास्ट ईयर। 3 तो नहीं होता, 3 से ज्यादा होता है यार। ठीक है, वैसे तो जनरली लोग कहते हैं 6 होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 5 होना चाहिए। लोग तो कहते हैं, उसमें कई बुक्स में लिखा है 6 होना चाहिए, लेकिन 5 होना चाहिए। 3 तो ये बता ही दिया ना आपने भाई। ये एंगल कितना हाँ। कितना एंगल होना चाहिए? ये एंगल होने चाहिए 120 डिग्री पर, है ना? ये भी 120 डिग्री पर, और ये भी 120 डिग्री पर होना चाहिए। तो 3 तो ये हो गए, और एक नीचे एक ऊपर, तो 5 हो गए ना। हाँ। तो पूरा कवर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे ना पोल वालों को कवर नहीं करना है, तब तो 3 चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अर्थ को कवर करने के लिए, तो अर्थ को कवर करने के लिए हाँ। 5 चाहिए। अच्छा सर, लास्ट ईयर SRB सर थे हम वैसे लोग को, तो बुक्स उन्होंने में तो 6 लिखा हुआ है। आप जो हाँ। एस.एल. अरोड़ा की बुक आती है ना, इसकी स्टेट इसकी CBSE की आती है ना, उसकी बोर्ड की बुक आती है ना, टेक्स्ट बुक, हाँ। उसमें देखिएगा उसने 6 लिखा हुआ है। पांच में भी हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि जो ऊपर और नीचे का पार्ट है वो पूरा कवर हो पाएगा, वो बोल नहीं कवर हो सकते। पाएगा कि नहीं हो पाएगा वाली बात है, वही कह रहा हूँ मैं। अब वो कैसे देख रहे हैं वो नहीं, तो मतलब 6 तो हो ही सकता है, पर 3 तो नहीं है आंसर ये। सर आप नेक्स्ट ठीक है, वीक भी लगाने वाले हो? हाँ इस नेक्स्ट वीक में या कल ही परसों जल्दी लगा दूंगा। ठीक है। बस ये कि आप लोग फ्री हो तो मैं तो कल ही, अगर होगा भी तब भी लगा दूंगा। सर हम कल लोग का करवा मैथ दूंगा। का रोज होता है ना DPP डिस्कशन, तो वैसे फिजिक्स का भी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा ना। हाँ वो तो जाएगा, उसमें क्या है। पहले डीपी फिजिक्स में क्या है, दरअसल चीजें क्या है ना, उलझी हुई रहती है, ये है और कुछ नहीं है। एक बार कुछ जैसे करवा देंगे वैसे स्टार्ट। मैकेनिक्स में क्या क्या हो गया आपका? आरबीडी रह गया ना? हाँ, सिर्फ RBD रह गया, और मतलब वेव में भी बाकी है। हाँ, अभी SHM चालू किया सर ने। एसएचएम हो गया, और क्या क्या हो गया उधर से? हो गया नहीं सर, अभी चालू हुआ है, और अभी वहाँ पे मतलब साउंड भी बच रहा है, और मतलब स्ट्रिंग वेव भी बचा हुआ है। SHM और वेव्स ही बचा है बस। अच्छा, कैटेजिन थर्म हो गया ना? हाँ, वो वो अपने आपने ही पढ़ा कराया है। था। वो आपने ही पढ़ा दिया। अच्छा, वो तो मैंने करवा दिया था। उधर फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ? हाँ फ्लूइड फ्लूइड हो सर। गया, मैकेनिक्स हो गया, सरफेस हो गया। हाँ। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सरफेस इलास्टिसिटी टेंशन भी हो हो गया, गया। विस्कोसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। हाँ। हाँ सर। हाँ चलो सर। फिर वो हो जाएगा। चलो फिर डीपी भी डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी। एक बार ये ग्रेविटेशन हो जाए फिर मैं करता हूँ। चलो, मैं सोच रहा था कि इसे इसके बाद करता मैं, मार्च अटेम्प्ट के बाद में, मेरा प्लान ये था। चलो देखते हैं, अभी ये चैप्टर तो हो जाए पहले, फिर अभी सर तीसरा वो डिस्कशन बचा हुआ है। जो हाँ, भेजा बोलो। था उसका उसका वो भेज दीजिए ना, आंसर की। किसका किसका? अरे वो आपने अभी उन्होंने अपलोड ही नहीं किया है, दिक्कत ये है, कोटा वालों ने। वो देखा मैंने। अच्छा। तो जो पहला वाला जो डीपीपी था, उसका है आंसर क्या आपके पास में? नहीं, उसका भी नहीं है। उसका नहीं है ना? तो उसका पहले भी वो सर कर भेज लिया, लेकिन दीजिए। आप लोगों ने वो कर लिया नहीं क्या? पर नहीं, पूरा पर नहीं हुआ। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट से डीपीपीस थी, तो इसलिए अच्छा, चालू किया था। उसमें काइनेमेटिक्स है, वेक्टर के मैंने आज क्वेश्चन है मैसेज शुरू तो में। ड्रॉप किया, देखते हैं शाम तक शायद अपलोड कर दें हम लोग, है ना? ठीक है सर। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, बाय। बाय सर। बाय सर।